हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसी महीने 19 से 21 तारीख के बीच जापान के हिरोशिमा शहर में G7 देशों की बैठक होने वाली है। शिखर सम्मेलन होने वाला है। G7 यानी ग्रुप 7 यानी दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों का संगठन। अब दोस्तों, एक बहुत ही गौरव और हैरत की बात ये है कि दुनिया के 7 अमीर संगठन, 7 अमीर देशों का जो संगठन है G7, उसके जो मेंबर्स हैं वो अब चाहते हैं कि इंडिया यानी भारत उनके इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो। पिछले साल जब जर्मनी में G7 का शिखर सम्मेलन हुआ था तो उसमें भारत को एक विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री पहले भी G शिखर सम्मेलन में जाते रहे, लेकिन जब 2022 में जर्मनी में हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि भारत को नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि उस समय भारत रूस और यूक्रेन के बीच की जो लड़ाई थी उसमें दुनिया के G7 देश, खास करके यूरोपियन कंट्रीज, ये चाहते थे कि भारत रूस का साथ छोड़ करके यूक्रेन का पक्ष ले और रूस की खिलाफत करे। तो भारत ने ऐसा नहीं किया था, तो संभावना थी कि भारत को G शिखर सम्मेलन में नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जर्मनी ने भारत को शिखर सम्मेलन में बुलाया। अब दोस्तों, 19 से 21 मई 2023 के बीच अगला G समिट 49th G समिट यहाँ जापान के हिरोशिमा शहर में हो रहा है। दोस्तों, इससे पहले पिछली बार तो जर्मनी ने सब कुछ चौंकाया। इसके बावजूद कि यूरोपियन कंट्री चाहते थे कि भारत को ना बुलाया जाए, जर्मनी ने भारत को बुलाया। अब जापान में G शिखर सम्मेलन होने से पहले ये आवाज उठने लगी है कि भारत को इस शिखर सम्मेलन का परमानेंट मेंबर बनाकर G7 को G8 में बदल दिया जाए। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। भारत को G7 में शामिल कर G7 को G8 का दर्जा क्यों देना चाह रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज, ये जानने वाली बात होगी। और हमारा जो वीडियो का विषय है वो यही है कि अचानक भारत इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है यूरोपियन कंट्रीज के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संजय झा है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको इसे गौर से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आपको जो बुनियादी चीज़ें हैं वो आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, G7 के पैरेलल में एक नया संगठन खड़ा हुआ है, उसका नाम है ब्रिक्स। G7 1973 में गठित हुआ था, जिसमें यूरोप के 5 यानी फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी और उसके बाद जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, इस तरह के, और कनाडा, यूरोप के 4, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के 2 और एशिया के 1 कंट्री इसका मेंबर है। एशिया से जापान है, नॉर्थ अमेरिका से कनाडा और USA है, और यूरोप से UK है, फ्रांस है, इटली है और जर्मनी है। इसी तरह से अगर हम ब्रिक्स की बात करें, जिसको ब्रिक्स का उसके नाम से ही क्लियर है, ब्रिक्स में पहला जो B है वो ब्राज़ील है, उसके बाद जो है BR जो है वो ब्राज़ील है, S से इंडिया है, और C से आपका चाइना है, उसके B से ब्राज़ील, R से रूस, S से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हुआ, 2006 में इसका गठन हुआ, 2006 में गठित हुआ। उस समय साउथ अफ्रीका इसका मेंबर नहीं था, 2010 में ये मेंबर बना, और पहला जो इसका सम्मेलन हुआ था 2009 में हुआ था। तो दोस्तों, 1973 में गठित G7 जो है वो एक समय दुनिया का जो है केवल दुनिया की 40% जो इकोनॉमी है उसको ये जो है होल्ड करते थे ये लोग। और अब
इसी G7 देशों को ब्रिक्स से कड़ी टक्कर मिली है और इकोनॉमी के मामले में ब्रिक्स ने G7 को पीछे छोड़ दिया है। अब सवाल यह है कि इससे भारत का क्या मतलब है। दोस्तों, यही समझने वाली बात है कि अगर ब्रिक्स ने G7 को पीछे छोड़ दिया है तो इससे भारत का क्या मतलब है। दोस्तों, आप जानते हैं कि ब्रिक्स देश में इंडिया शामिल है और इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। अब पहले तो हम ये समझते हैं कि ब्रिक्स और G7 का क्या चक्कर है, ब्रिक्स क्यों आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, एक होता है PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समानता की अगर हम बात करें तो उसमें ब्रिक्स काफ़ी आगे निकल चुका है। तो मतलब ये होता है कि प्राय जैसे कि आप इसको इस तरह समझिए कि भारत में 1 किलोग्राम चावल 60 रुपये का बिकता है और वहीं जब अमेरिका में जाएंगे तो इसकी कीमत है $2.13। यानी भारत और अमेरिका के बीच चावल के मामले में अगर PPP की तुलना करें तो 60 यानी भारत 60 रुपीज ऑब्लिक $2.13 और ये बैठता है 28.16 रुपये प्रति डॉलर। यानी जिस चीज को खरीदने के लिए भारत को सिर्फ 28 रुपये खर्च करना पड़ता है, उसी चीज को खरीदने के लिए अमेरिका को $1 खर्चा करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि आप जानते हैं कि अमेरिकी डॉलर की कीमत कितनी है, लगभग 80 रुपया है $1 की कीमत। तो इस तरह से भारत की जो क्रय शक्ति है अमेरिका से ज़्यादा है। तो ये केवल भारत की नहीं, पूरे जो है ब्रिक्स देशों की जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो बढ़ गई है। और इससे इसका फर्क क्या पड़ा है दोस्तों, तो इसका फर्क ये पड़ा है कि आप जैसा कि जानते हैं कि G7 देश जो है 1982 में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 50.42% ये करता था, होल्ड करता था, जो 2022 में घटकर 30.39% हो गया है। और दूसरी तरफ ब्रिक्स जो 1973 में गठित हुआ, उसके देशों की अगर 1980 के हिसाब से करें तो उस समय उसकी जो GDP थी वो केवल 10.66% थी। कहाँ G7 देशों की 50.42% थी, वहीं ब्रिक्स देशों की 10.63% थी। और अब बढ़कर 1982 से 2022 में बढ़कर ये आप ये समझिए कि 31.59% हो गया है, 3 गुना बढ़ गया है। तो विश्व की GDP में अगर हम भारत की बात करें तो भारत 1982 में केवल 2.98% की भागीदारी थी, जो 2022 में बढ़कर 7.21% हो गया है। अब ये समझिए कि भारत की तरक्की किस दर से, रफ्तार से हो रही है। अब इसका अगर हम विश्लेषण करें तो जो दुनिया के देशों की GDP में ब्रिक्स देशों की अगर GDP को अगर हम 2020 की तुलना करें, जब कोरोना महामारी थी, तो 2020 के बाद की बात करें तो G7 को हमने काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। 80 के दशक में वैश्विक GDP में देशों 80 के दशक से उसका लगातार गिर रहा है और ब्रिक्स का लगातार बढ़ रहा है। इसको थोड़ा सा इस तरह से हम समझ सकते हैं कि 2022 तक दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद में ब्रिक्स GDP के हिस्से का CAGR प्रतिवर्ष 2.75% बढ़ रही है, जबकि G देशों का CAGR जो है -1.26 की दर से गिर रही है। हमारा ब्रिक्स का बढ़ रहा है और उसका G7 का गिर रहा है। इस प्रदर्शन के साथ दुनिया की GDP का आर्थिक वर्चस्व इस तरह से आप समझे कि भारत के पास आ गया है, जिसमें दुनिया की 41% आबादी भी रहती है और जिसमें दुनिया की आबादी का देखिए 41% आबादी है। 2022 की तुलना करें तो ब्रिक्स देशों में 41% आबादी है और दुनिया की जो टोटल जो GDP है उसमें अगर हम देखें, दुनिया की टोटल GDP में अगर हम देखें तो ब्रिक्स देश
31.59% पर पहुंच गया है, जबकि G7 का जो है जीडीपी में हिस्सा वो 30.39% रह गया है। यानी ब्रिक्स देश G7 को क्रॉस कर चुका है जीडीपी के मामले में। और इसमें अगर हम भारत के हिस्सा को देखें तो भारत में एक तरफ जो है भारत की में दुनिया की जो आबादी है वो 17% भारत में रहती है। दुनिया की आबादी का 17% भारत में है, आप अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद अगर हम जीडीपी के हिसाब से बात करें, जीडीपी के अगर हिसाब से बात करें तो 7% जो है टोटल आबादी में भारत का जो हिस्सा है जीडीपी के हिसाब से वो 7.21% है। 17% आबादी, 21% भारत की इकोनॉमी जीडीपी में हिस्सा। तो अब इसको देखिए, ब्रिक्स देश और जीडीपी और G7 देशों की तुलना करें तो G7 को ब्रिक्स देश पछाड़ चुका है। G7 की जीडीपी है 30.39% और ब्रिक्स देशों की जीडीपी 31% से ऊपर हो गया है। अब यहीं पर आकर के भारत की भूमिका बढ़ जाती है। कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि G7 देशों को इकोनॉमी के मामले में ब्रिक्स देश पीछे छोड़ चुका है। अब इसमें अगर भारत को G7 अपनी तरफ खींच लेता है तो क्या होगा, ये समझिए। अगर G7 भारत को अपनी तरफ खींच लेता है तो न केवल दुनिया की आबादी का 17% हिस्सा उसकी तरफ चला जाएगा, बल्कि 7.21% जो भारत की जीडीपी है वो भी उसकी तरफ चला जाएगा। यानी जो G7 अभी ब्रिक्स से पीछे हो चुका है कि लगभग 1% जीडीपी पीछे जा रही है उसकी, अगर भारत उसमें आ जाए तो उसकी जीडीपी केवल लगभग 8% बढ़ जाएगी इसकी तुलना में, ब्रिक्स देशों की तुलना में। ये तो तब अगर भारत सिर्फ शामिल होता है G7 में। और अगर भारत ब्रिक्स देश से रिजाइन कर देता है, सपोज करिए कि भारत कल की तारीख में यूरोपियन देशों के और G7 देशों यानी यूरोपियन देशों के प्रभाव में आकर भारत अगर ब्रिक्स कंट्री से इस्तीफा दे देता है, कहता है कि नहीं अब मैं आपका मेंबर नहीं रहूंगा, तो ब्रिक्स की जो इकोनॉमी है जो अभी 31% समथिंग है वो 8% लगभग नीचे गिर जाएगी, यानी उसकी इकोनॉमी 23% रह जाएगी। और अगर भारत ब्रिक्स से रिजाइन करके G7 में मिल जाता है तो G7 की इकोनॉमी जो है जो अभी 30% समथिंग है वो सीधे 8% की छलांग लगा देगी, यानी 38% हो जाएगी। इस तरह से ब्रिक्स फिर G7 से काफी पीछे चला जाएगा। अगर भारत ब्रिक्स से इस्तीफा ना भी देता है और अगर वो G7 ज्वाइन कर लेता है तो भी G7 जो कभी दुनिया की इकोनॉमी को लीड करते थे, जो करता था जो ऑर्गेनाइजेशन, वो फिर से लीडिंग कंडीशन में पहुंच जाएगा। दोस्तों, अब सवाल ये है कि भारत ही क्यों? अब यूरोपियन कंट्री यानी जो दुनिया के 7 अमीर देशों का संगठन है वो भारत को ही अपने पक्ष में क्यों मिलाना चाहता है? दोस्तों, इसका सीधा सा कारण ये है कि ये जो G7 कंट्री है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें सभी देशों में चुनी हुई सरकार है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। तो ये डेमोक्रेटिक जो फ्लेवर वाले जो देश हैं वो अपने ही विचारधारा की तरह जो देश है उसी को मिलाना चाहेगा। दूसरी तरफ अगर G7 में ब्रिक्स में जो बाकी देश हैं, खास करके रूस और चाइना जो इकोनॉमी के मामले में मैटर करते हैं, ये इन दिनों देश में या तो एक दलीय सरकार है या वहां पर में तानाशाही है। तो और वैसे भी G7 के सभी देशों की प्रतिद्वंदिता रूस और चाइना के साथ है, भारत के साथ किसी देश की प्रतिद्वंदिता नहीं है। तो इसलिए भारत
G7 देशों का स्वाभाविक पार्टनर बन सकता है और भारत में इतनी पोटेंशियलिटी है। और एक और बात है, भारत की जो आबादी है वो बढ़ रही है, आबादी भी बढ़ रही है और इकोनॉमी भी बढ़ रही है। तो उधर चीन की आबादी घट रही है, रूस इकोनॉमी के मामले में अब कहीं नहीं ठहरता है, रूस की इकोनॉमी धीरे धीरे कोलैप्स कर रही है। तो इसलिए भारत जो है G7 देशों का एक बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन बनने जा रहा है दोस्तों। इसलिए भारत को G7 के देश अपने ग्रुप में मिलाना चाह रहे हैं और यही है भारत की बढ़ती लोकप्रियता का जो सबूत है। और भारत में जो पिछले दिनों जो सुधार कार्य हुए हैं उसकी ये वानगी है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि भारत जो अभी लीडिंग कंडीशन में है वो उसका ये स्थिति बरकरार रहे। मैं इस वीडियो को यही खत्म करता हूँ। इसको समझाने के लिए कुछ स्क्रीनशॉट्स इस्तेमाल हुए हैं जो आपको मदद करेगी चीज़ों को समझने में। थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन आपका शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।